बोला कि कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति एक दो बच्चियों को भी हुई। उससे घबराना नहीं चाहिए। पहली बार जब चर्चिल बोलने गए थे तो वो भी चुप रह गए और ऐसे ही चले आए थे, और बाद में इतने अच्छे विश्व प्रख्यात वक्ता बने। इसलिए जो नहीं परफॉर्म कर पाए उन्हें कहीं भी कोई मन में अपने को छोटा नहीं समझना है। अगली बार इससे बेहतर करेंगे। लेकिन आप लोगों ने विषय वस्तु को पकड़ा, और जैसा कि उमाशंकर जी ने सही बताया कि जो मर्म था विषय का उसको बहुतों ने छोड़ दिया। मैं ये आपके लिए भी कह रहा हूं और अपने मंच पे आसीन लोगों के लिए भी कह रहा हूं कि मर्म विषय का दूसरा था। मर्म था जिम्मेवार लोग अपने वक्तव्य के प्रति जवाब दें। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। सिर्फ वक्तव्य के लिए जिम्मेदार न हो, अपनी निष्क्रियता और चुप रहने के लिए भी जिम्मेदार हो। जिम्मेवार लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ अपने प्रति नहीं है, उनकी जिम्मेदारी जैसे केंद्र से परिधि तक अगर कई कंसेंट्रिक सर्किल खींचे जाएं तो केंद्र से शुरू होकर आखिरी परिधि तक जाती है। केंद्र में आप हैं, आपका यूनिट फैमिली है, फिर जॉइंट फैमिली है, फिर समाज है, देश है, राज्य है, आम लोग हैं, और वो लोग हैं जो कहीं न कहीं आपकी मदद की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे में जिम्मेवार लोगों की जिम्मेदारी न सिर्फ वक्तव्य जो वो देते हैं उसके प्रति है, बल्कि उसके प्रति भी है जहाँ पे उन्हें अपने कर्म से या अपने शब्दों से या अपने एक तरह के माहौल बनाकर लोगों को इकट्ठा करके उस चीज को, जो चीज एक आम त्रस्त व्यक्ति को त्रस्त कर रही है, उसके प्रति कुछ कार्य करने से। इसलिए वक्तव्य के साथ साथ साइलेंस भी जुड़ा है, उसका भी है। अगर भीष्म चुप नहीं रहते तो क्या महाभारत होता? द्रोणाचार्य चुप नहीं रहते तो क्या महाभारत होता? इन दोनों व्यक्तियों का उदाहरण चुप्पी से है। और इसके ठीक विपरीत अगर द्रौपदी ने अंधे को अंधा नहीं कहा होता तो क्या महाभारत होता? वो जिम्मेदार व्यक्ति थी, उसका यह वक्तव्य पूरे इतिहास में एक घटना रच गया। कर्ण जब युद्ध क्रिया चल रही थी, उसका एक अपमानजनक शब्द द्रौपदी के प्रति उसके सारे कर्मों पर पानी फेर गया और महाभारत का पूरा परिप्रेक्ष्य और परिपटल ही बदल गया। तो जो जहां पे है, खासकर जिम्मेदार जगह पे, उसके वक्तव्य का उतना ही महत्व है और उसके सार गर्भित परिणाम पूरे समाज के साथ साथ उसको स्वयं भी भुगतना पड़ता है कभी न कभी। यह जिम्मेदार व्यक्ति या जवाबदेह व्यक्ति कौन है, इसकी भी एक परिभाषा निर्धारित करनी है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब इस पे वार्ता होती है तो दो भाग में बात बदल जाती है, एक सरकारी, दूसरा गैर सरकारी। सरकारी व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय है, उनके वक्तव्य की परिसीमा तय है। बच्चों, आपको जब अपना डिबेट लिख रहे थे तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो सरकारी व्यक्ति की परिसीमा तय है, उस परिसीमा के अंतर्गत उसको बोलना है। नहीं बोलने पर उस पे काफी बंदिशें हैं, कानून है, नियम है, मीडिया है, कोर्ट है, सब है। लेकिन जो सरकार में नहीं है उनकी स्वच्छंदता ज्यादा है और वे उस स्वच्छंदता का उपयोग अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशन में एक दिया हुआ है उन लोगों को फंडामेंटल राइट, उसका उपयोग करते हैं। जब तक उपयोग करें ठीक है, जहां दुरुपयोग करते हैं वहां से ये कहानी शुरू होती है जो आज का यह विषय है। आप सबने अपने इंटर या जो साइंस के स्टूडेंट हैं, मैट्रिकुलेशन में, जो ह्यूमैनिटीज के हैं अभी पढ़ रहे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के 19.1 में तो आपके दिया हुआ है बहुत सिंपल, क्या आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। 19.2 पे जाइएगा तो चूंकि 8 पॉइंट है, मुझे याद नहीं था तो मैं उसको लेके आया था, जहां पे आपके वक्तव्य पे भारतीय संविधान ने
आपस में बात करेंगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, प्लीज। 19.2 में आपके भारतीय संविधान में 8 बिंदु दिए गए हैं जहां पे आपको बताया गया है कि सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिसमें आप के वक्तव्य पे कब नियंत्रण किया जा सकता है। पहला है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दूसरा है जो आपके वक्तव्य से गलत ढंग से प्रभावित होता है, वो विषय है ये 8। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विथ फॉरेन स्टेट्स, अगर आपका फ्रेंडली रिलेशन नेपाल से है, रशिया से है और आप पब्लिकली बोलने लगेगा तो ये संविधान इसको मना करता है क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। तीसरा है पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा फर्क है। पब्लिक ऑर्डर ऐसा है आपका ऐसा वक्तव्य जो आम जनमानस को इतना भयभीत कर दे कि वो अपने को असुरक्षित महसूस करे, उसे पब्लिक ऑर्डर करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में आप देखते होंगे कभी प्रदर्शन हो रहा है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है, वो अलग चीज हो गई, जैसे खेल के मैदान में हुआ। और पब्लिक ऑर्डर ये है कि आम जनमानस में भय व्याप्त हो जाए, वो पब्लिक ऑर्डर है। ऐसा वक्तव्य जो पब्लिक ऑर्डर को एडवर्सली इंपैक्ट करे। उसके बाद है डिसेंसी एंड मोरालिटी, जिस पे आप इतना पठान में आजकल चल रहा है। डिसेंसी मोरालिटी को इसने बहुत एडवर्सली इंपैक्ट किया है, पठान का बहिष्कार करो, लेकिन उसके विरुद्ध में भी लोग हैं, वो अलग चीज है, उस पर मैं नहीं आता। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सबको पता है। डिफेमेशन, अब आप पब्लिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट दें जो किसी के चरित्र का हनन करे, वो आपको कानून मना करता है। इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, आप कुछ ऐसा बोलिए कि एक अपराध करने के लिए कोई व्यक्ति उद्यत हो जाए या प्रेरित हो जाए। और सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो ये 8 बंदिशें हैं जिस बंदिशों के तहत ही ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों को अपने वक्तव्य देने चाहिए, नहीं तो महाभारत का परिदृश्य उत्पन्न होगा। आज का अखबार अगर आपने पढ़ा होगा तो एक न्यूज है कि विकिपीडिया को पाकिस्तान ने बैन किया है। क्यों बैन किया है? इसलिए बैन किया है कि विकिपीडिया में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी विषय वस्तुएं हैं जो उनके राष्ट्रीय अस्मिता के खिलाफ है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान हम लोग से विपरीत एक इस्लामिक स्टेट है, हम लोग तो सेकुलर स्टेट है। इस्लामिक स्टेट होने के कारण अगर इस्लाम के विरुद्ध कुछ भी है तो वो उसको एक अपराध मानते हैं, इसलिए विकिपीडिया को ही बैन कर दिया। मैं इसका उदाहरण इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं उसकी सराहना कर रहा हूं या उसकी भर्त्सना कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज हमारे राष्ट्रीय अस्मिता पर कहीं न कहीं से आघात करता है, जिसके 8 आयाम मैंने आपको बताए, तो इन चीजों को कानून बना के सरकार कई तरह से करती है, लेकिन कानून से ज्यादा फिर उन जिम्मेवार व्यक्तियों की जिम्मेवारी होती है। आज एक और आपने देखा होगा, एक जजमेंट आया है कोर्ट का कि जो जामिया मिलिया में हुआ था प्रदर्शन, उसको कोर्ट ने कहा है कि ये पुलिस ने गलत चार्जशीट फाइल किया है। चार्जशीट अलग चीज है। चार्जशीट इसलिए फाइल किया कि पुलिस ने एविडेंस उतना नहीं दिया जिससे कि ये प्रूव हो सके। बट अगर आप अपनी स्मृति को पीछे ले जाएं, जिस तरह के वक्तव्य उस समय दिए गए थे, या जेएनयू में जब टुकड़े टुकड़े होंगे 1000 बोले गए थे, कि वो सभी जिम्मेदार थे। क्यों? क्योंकि वो प्रबुद्ध नागरिक थे, पढ़े लिखे लोग थे और उनकी बात लोगों तक पहुंचती है। आज अगर देश में मैं सरकारी कर्मचारी की बात भूल जाता हूं, अपने समाज में एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे आप, जैसे आपने बताया कि अपने जीवन का संघर्ष, और आज अगर एक चीज आपको दे रहे हैं अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर, तो ये जिम्मेवार व्यक्ति हैं, इसको आप ग्रहण करते हैं। 2 चीज होती है, आप्तवाक, प्राप्तवाक। आप्तवाक जो आप ऋषि वचन सुनते हैं, प्राप्तवाक जो अनुभव से आप लेते हैं। तो जो प्राप्त वाक्य है उसको आप ग्रहण कर रहे हैं, और इसी मंच से अगर इन्होंने कोई ऐसी बात कही होती जो आपको इन 8 कैटेगरी में आता, या कोई ऐसी बात कहता जो धर्म, समाज, जेंडर, किसी भी चीज पर आघात करता, तो वो गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य होता। इसलिए हम समाज में
कहीं भी अपने कर्म के अनुसार एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हमारे बात का महत्व है, जब हमारे बात का कोई प्रभाव हो सकता है, तब हम वो जिम्मेदार होते हैं। और उस समय हमारे वक्तव्य का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये होती है कि वो एक ऐसा इम्पैक्ट, ऐसा प्रभाव छोड़े कि वो समाज के लिए, देश के लिए लाभदायक हो, हितकारी हो, न कि गलत दिशा में ले जाए, आपस में लोगों में बंटवारा करे, मानसिक हो चाहे कोई हो। तो मूल रूप से मैं बच्चों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जब आप अपने तर्कों को रखते हो तो जो सब्जेक्ट है उसके भीतर के पित्त को, उसके मर्म को आप मत छोड़ो, उसको पकड़े रहो। तब आप देखोगे कि एक से एक आपके केंद्र से रेखाएं निकलेंगी और सूर्य की किरणों की तरफ फैलेंगी और आपका जो विषय पे है ध्यान केंद्रित रखते हुए सही परिप्रेक्ष्य सामने आएगा, सही आप एक परिपृष्ठ उदाहरण दे सकेंगे और अपनी बात को पुरजोर तरीके से ऐसा कहेंगे कि लोग उसको समझ जाए। क्यों डिबेट या वक्तव्य क्या होता है कि आप लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि ये तर्क है, आप इस बात में अपनी सहमति दीजिए और आप उनसे ये आग्रह करते हैं। तो इस तरह से मैं चाह रहा था कि एक इस विषय का भी थोड़ा विस्तार करूं और आप लोगों से कहूं कैसे तैयारी करनी चाहिए। मैं पुनः इस पूरे मंच को आप सबको धन्यवाद देता हूं कि एक अच्छा, बहुत ही समसामयिक विषय पे वार्ता हुई, चर्चा हुई। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं क्योंकि आजकल टीवी, मोबाइल एक ऐसे उपकरण आ गए हैं, खासकर विजुअल मीडिया के साथ साथ तो प्रिंट मीडिया आज अभी भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, लेकिन विजुअल मीडिया में चीजें ऐसी आ रही हैं जिनको अगर आप जैसा है वैसा ही ग्रहण करें तो फिर आप गलत रास्ते पर निकल पड़ेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि कुछ भी जो आ रहा है आजकल, जो इतने संचार के साधन हो गए उसके माध्यम से, उसके बारे में अपने आप को थोड़ा उसमें सोचें कि ये क्या सही हो सकता है। ऐसी चीजें आती हैं जिसका कोई आधार नहीं होता, वो खास उद्देश्य से किसी को गलत साबित करने के लिए, किसी को बदनाम साबित बनाने के लिए या कोई अपना गलत उद्देश्य हासिल करने के लिए उसका प्रचार किया जाता है। उससे बचें। खासकर आप बच्चे लोग विशेष रूप से, क्योंकि देश की अगली पीढ़ी आपकी है, अगला देश का झंडा आपके हाथ में रहेगा, तो सही ढंग से मानसिक विकास, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, परिदृष्टि अपने अंदर डालना और बहुत ही धनात्मक रूप से अपने विचारों को लेकर आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये दुष्प्रचार और कई गलत उद्देश्य से कही जा रही बातों से आपको बचना चाहिए और अपने आप को सही चीजों को लेने के लिए हंस की तरह गलत से सही निकालकर ग्रहण करना चाहिए। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं और तलाश को विशेष रूप से बहुत धन्यवाद।